लिबरल जमहूरियत को अक्सर इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन जब हम इस तस्वुर को तारीख, ताकत और आलमी सियासत के तनाजुर में देखते हैं तो हकीकत का एक बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरा सामने आता है। जो कौमें या मुआशरे मगरबी सांचे में नहीं फिट होती, इन्हें गैर तरक्की याफ्ता या गैर जमहूरी करार दिया जाता है। यूरोप में जिस अहदे रोशन ख्याली से लिबरल जमहूरियत ने जन्म लिया वो खुद तजादात से भरा हुआ था। इनकी अपनी जिंदगी और सियासी वाबस्तगियां गुलामी और साम्राज्य से जुड़ी थी। जमहूरियत किसकी शराइत पर होगी? क्या ये आलमी मालियाती इदारों और टेक्नोलॉजी कंपनीज की कंट्रोल जमहूरियत होगी या अवामी खुदमुख्तारी, सकाफती वक़ार और सियासी आज़ादी की जमहूरियत? आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। लिबरल जमहूरियत को अक्सर इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी के तौर पर पेश किया जाता है। मगरबी दुनिया इसे इंसानी अक्ल व शऊर की इंतहा और तहजीबी तरक्की का आखिरी जीना समझती है। कहा जाता है कि ये निज़ाम हर शख्स को आज़ादी, मुसावात और इंसाफ अता करता है और फ़र्द को रियासत के जुल्म से महफूज रखता है। लेकिन जब हम इस तस्वुर को तारीख, ताकत और आलमी सियासत के तनाजुर में देखते हैं तो हकीकत का एक बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरा सामने आता है। लिबरल जमहूरियत कोई आफाकी या गैर जानिबदार निज़ाम नहीं, बल्कि एक ऐसा मगरबी तस्वुर है जो मखसूस तारीखी तजर्बात, तबकाती मफादात और नस्ली बरतरी के एहसास से जुड़ा हुआ है। ये निज़ाम अपनी इक़दार को आलमी पैमाने पर इंसानी तहजीब के मयार के तौर पर पेश करता है, मगर दरअसल इन इक़दार को ताकत के ज़रिए मनवाना है। लिबरल जमहूरियत आज़ादी और मसावात की बात ज़रूर करती है, मगर ये खुद तय करती है कि आज़ादी का मतलब क्या है, मसावात की हदूद कहाँ तक है और कौन इंसान मुहज़्ज़ब कहलाने के काबिल हैं। जो कौमें या मुआशरे इस मगरबी सांचे में नहीं फिट होती, इन्हें गैर तरक्की याफ्ता, गैर अकली या गैर जमहूरी करार दिया जाता है। यही मगरबी गरूर और बरतरी का बयानिया बाद में साम्राज्य पॉलिसियों का जवाब बना। मगरिब ने कहा क्योंकि बाकी दुनिया गैर मुहज़्ज़ब है, इसलिए इसे जमहूरी रोशनी में लाना हमारा इखलाकी फरीज़ा है। मगर दरअसल ये जमहूरियत किसी तबलीग नहीं, गलबे की हिकमत अमली थी। यूरोप में जिस अहदे रोशन ख्याली से लिबरल जमहूरियत ने जन्म लिया वो खुद तजादात से भरा हुआ था। इस दौर के बड़े फ़लसफ़ियों ने इंसान की आज़ादी, अक्ल और फितरी हुकूक की बात की, लेकिन इनकी अपनी ज़िंदगी और सियासी वाबस्तगियाँ गुलामी और साम्राज्य से जुड़ी थी। जॉन लॉक, जिसे लिबरलिज़म का बानी समझा जाता है, गुलामों की तिजारत में सरमायाकार था। J.S. मिल, जो नुमाइंदा हुकूमत का दाई था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम रहा, जो बरे सगीर में इस्तेमारी कब्ज़े का मरकज़ी इदारा थी। रूसों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंसानी बराबरी की बात तो करता है, मगर ये मुसावात उन लोगों के लिए नहीं थी जिन्हें यूरोप ने वहशी या गुलाम समझा। इस तरह लिबरल जमहूरियत ने अपनी बुनियाद ही इम्तियाज़, इस्तेमार और तबकाती तकसीम पर रखी। ये तज़ाद आगे चलकर पूरे साम्राज्य निज़ाम में रच बस गया। जब यूरोपी ताकतें एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका पर चढ़ दौड़ी तो वो अपने कब्ज़ों को तहजीबी मुहिम करार देती थी। बरतानिया ने हिंदुस्तान में अपनी हुक्मरानी को मुहज़्ज़ब हुकूमत का नाम दिया। फ्रांस ने अलजायर में अपने जुल्म को इंसानी आज़ादी की जद्दोजहद करार दिया, मगर इन तमाम दावों के पीछे असल मकसद ज़मीनों, वसाइल और इंसानी मेहनत पर कब्ज़ा था। लिबरल जमहूरियत इस दौर में इखलाकी नकाब बन गई जो जबर को इंसाफ और ग़ुलामी को तरक्की का नाम देता था। ये वो लम्हा था जब जमहूरियत और नौ आबादियात एक ही सिक्के के दो रुख बन गए। बरे सगीर की मिसाल इस तज़ाद को वाज़े करती है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में कहा कि वो यहाँ कानून, इंसाफ और जमहूरियत लाने आए हैं।
لیکن وہی برطانوی پارلیمان جس نے آزادی اظہار کے اصول بنائے، ہندوستان میں کسی ہندوستانی کو بولنے کا حق نہیں دیتی تھی۔ وہی لبرل مفکر جو برطانیہ میں ووٹنگ رائٹس کے حق میں تھے، کالونیوں میں عوام کو ووٹ دینے کے حق کے لائق ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی لبرل جمہوریت اندرون یورپ حقوق کی سیاست تھی، مگر باہر کی دنیا میں اس کے پاس صرف غلامی کا فلسفہ تھا۔ جب دوسری عالمی جنگ کے بعد نو آبادیاتی سلطنتیں بکھرنے لگیں تو مغرب نے اپنی حکمت عملی بدل لی۔ اب براہ راست قبضے کی جگہ نئے عالمی نظام نے لے لیا، جس کا نیا نعرہ تھا ترقی، جمہوریت اور جدیدیت۔ سابقہ نو آبادیات کو کہا گیا کہ تمہیں ترقی کرنی ہے، مگر اسی ڈھانچے میں جو مغرب نے بنایا ہے۔ تمہیں جمہوری بننا ہے، مگر انہی اداروں کے ذریعے جو یورپی طرز پر ہیں۔ اس طرح مغرب نے جمہوریت کو عالمی برانڈ بنا دیا، مگر دراصل یہ وہی سامراجی سلسلہ تھا جو اب فوجی قبضے کے بجائے ادارہ جاتی، مالیاتی اور فکری غلبے کے ذریعے جاری تھا۔ اسی دور میں عالمی مالیاتی ادارے جیسے IMF اور ورلڈ بینک وجود میں آئے۔ ان اداروں نے جمہوری نظم و نسق اور مالیاتی شفافیت کے نام پر ترقی پذیر ممالک پر ایسی معاشی پالیسیاں مسلط کی جنہوں نے ان کی خود مختاری تباہ کر دی۔ 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کے ذریعے نجکاری، سرکاری اداروں کی تحلیل اور منڈی کی آزادی کا حکم دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں مقامی صنعتیں تباہ ہوئیں، عوام پر مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ بڑھا اور ریاستیں قرضوں کے شکنجے میں جکڑ گئیں۔ یوں لبرل جمہوریت جو ظاہراً عوامی اختیار کا نام تھی، دراصل سرمایہ دارانہ انحصار کا نیا روپ بن گئی۔ جمہوریت اب عوام کے اقتدار کا نام نہیں بلکہ سرمایہ کی تسلط کی زبان بن چکی ہے۔ سیاسی میدان میں بھی لبرل جمہوریت کا چہرہ دوغلا ہی رہا۔ مغربی طاقتیں آزادی اور انسانی حقوق کے نام پر دنیا بھر میں مداخلت کرتی رہیں۔ 1947 کے بعد سے صرف امریکہ نے 70 سے زائد ممالک میں براہ راست یا خفیہ مداخلت کی اور وہاں پر رجیم چینج آپریشنز کر کے حکومتوں کے تختے الٹے گئے۔ ایران کے وزیر اعظم مصدق کو صرف اس لیے ہٹا دیا گیا کہ اس نے اپنے ملک کا تیل کومیا لیا۔ چلی کے صدر سالواڈور کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ سوشلسٹ پالیسیوں کے حامی تھے۔ لیبیا کو 2011 میں جمہوریت کے دفاع کے نام پر تباہ کر دیا گیا۔ عراق پر حملہ کیا گیا تاکہ جمہوریت لائی جا سکے، مگر نتیجہ لاکھوں بے گناہوں کی موت اور ایک ٹوٹی ہوئی ریاست کی صورت میں نکلا۔ مصر میں دہائیوں تک آمریت کو مغربی اسلحہ اور امداد سے زندہ رکھا گیا۔ یہ سب اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ مغرب کے نزدیک جمہوریت وہی ہے جو اس کے مفاد میں ہو۔ اگر کوئی ملک مغرب کے قریب ہے تو اس کی آمریت بھی قابل قبول ہے۔ اگر کوئی ملک مغربی پالیسیوں سے اختلاف کرے تو اس کی جمہوریت بھی غیر مستند قرار پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے انتخابات عوامی فیصلے کہلاتے ہیں، مگر وینزویلا کے انتخابات آمریت قرار پاتے ہیں۔ یہی دورہ معیار فلسطین میں بھی نظر آتا ہے، جہاں مغربی جمہوریتوں نے ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کی اور مظلوم فلسطینیوں کی منتخب قیادت پر پابندیاں لگائیں۔ یہ سب کچھ واضح کرتا ہے کہ لبرل جمہوریت دراصل سیاسی منافقت کا نظام ہے۔ یہ تصور آزادی کی بات تو کرتا ہے، مگر آزادی کو محدود کرتا ہے۔ یہ تضاد ثقافتی سطح پر بھی موجود ہیں۔ افغانستان پر مغربی حملہ اس کا بہترین نمونہ تھا۔ عورتوں کی آزادی اور جمہوریت کے فروغ کے نام پر ایک پوری قوم پر قبضہ کیا گیا۔ پردے کو ظلم کی علامت اور جمہوریت کو نجات کا استعارہ بنا دیا گیا، مگر 2 دہائیوں بعد جب مغربی افواج وہاں سے نکلیں تو نہ جمہوریت باقی رہی نہ خواتین کے حقوق۔ جو باقی رہا وہ تباہ حال سماج، غربت اور بے یقینی تھی۔
यूं जमहूरियत की बरामद एक और तहजीबी सलीबी जंग साबित हुई जिसमें मकसद आज़ादी नहीं बल्कि तसल्लुत था। अब यह साम्राज्यी तसल्लुत एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसे माहिरीन डिजिटल कॉलोनियलिज्म कहते हैं। आज मगरबी टेक्नोलॉजी कंपनियां गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स ग्लोबल साउथ के सियासी बयानिए, मालूमाती ज़राए और अवामी राय पर असरअंदाज हैं। एल्गोरिदम तय करते हैं कि कौन सा मवाद देखा जाए, कौन सा छप जाए, किस आवाज़ को सुना जाए, किस को खामोश कर दिया जाए। एक वक्त था जब साम्राज्य ज़मीन और मेहनत पर कब्जा करता था, आज वो डेटा और शऊर पर कब्जा करता है। यही जदीद लिबरल जमहूरियत का चेहरा है, बज़ाहिर इजहारे राय की आज़ादी मगर दरअसल ज़हनी ग़ुलामी की मईशत है। इस जदीद लिबरल जमहूरी ढांचे की सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये आज़ादी और मसावात की बात करते हुए खुद अदम मसावात और कंट्रोल के सबसे बड़े निज़ाम पैदा कर चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आलमी मीडिया चैनल्स और ग्लोबल तालीमी इदारे मगरबी अक़दार को आलमी सच के तौर पर पेश करते हैं। इससे एक ऐसा फ़िक्री मरकज़ बन गया है जो दुनिया भर के बयानिए को कंट्रोल करता है। मगरिब के लिए आज़ादी इजहार एक हथियार है जब तक कि इस इजहार से मगरिब पर तनकीद ना हो। दर हकीकत लिबरल जमहूरियत ने ग्लोबल साउथ को नाकाम नहीं किया बल्कि इसके लिए कामयाबी का दरवाज़ा कभी खोला ही नहीं गया। यह निज़ाम बुनियादी तौर पर ऐसे आलमी ढांचे को मजबूत करता है जिसमें मगरिब फैसला साज है और बाकी दुनिया इसके ताबे है। जमहूरियत का मतलब मगरिब के लिए इख्तियार अवाम नहीं बल्कि इस्तेहकाम सरमाया है। यही वजह है कि जब मगरबी कंपनीज़ अफ्रीका या एशिया में सरमायाकारी करती हैं तो इसे तरक्की कहा जाता है, लेकिन जब वही ममालिक अपनी शराइत पर बात करें तो इसे पॉपुलिज्म या आमराना रुझान करार दिया जाता है। ताहम इस सब के बावजूद ग्लोबल साउथ में एक नई फिक्री बेदारी जन्म ले रही है। लातीनी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अवाम अब जमहूरियत को मगरबी तारीफ़ों से आज़ाद करके अपनी सकाफ़त, अक़दार और इज्तिमाई रूह के मुताबिक असर नौ तख्लीक कर रहे हैं। बोलिविया, वेनेज़ुएला, घाना, सेनेगल और जनूबी एशिया के कई ममालिक में जमहूरियत की नई शक्लें सामने आ रही हैं। ऐसी जमहूरियत जो इज्तिमाई फ़ैसला साजी, मकामी खुद मुख्तारी और अवामी शिरकत पर मबनी है। ये तजर्बात याद दिलाते हैं कि खुद हुक्मरानी कोई यूरोपी इजाद नहीं बल्कि इंसानी फितरत का हिस्सा है। हर मुआशरा अपने तारीख़ी तनाजुर में आज़ादी का मफ़हूम खुद तय कर सकता है। इस नए फ़िक्री सफ़र में लिबरल जमहूरियत को चैलेंज किया जा रहा है। अब सवाल ये नहीं कि जमहूरियत मगरिब से ली जाए या नहीं, बल्कि ये है कि जमहूरियत किसकी शराइत पर होगी। क्या ये आलमी मालियाती इदारों और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की कंट्रोल जमहूरियत होगी या अवामी खुद मुख्तारी, सकाफ़ती वक़ार और सियासी आज़ादी की जमहूरियत। असल बहरान इतलाक़ का नहीं, जवाज़ का बहरान है। जब तक जमहूरियत को साम्राज्यी सरमायादारी, सकाफ़ती गुरूर और डिजिटल ग़ुलामी से आज़ाद नहीं किया जाएगा, ये निज़ाम ग्लोबल साउथ के लिए महज एक निकाब ही रहेगा जो आज़ादी के नाम पर ग़ुलामी को छुपाता है। हकीकी जमहूरियत तभी मुमकिन होगी जब हर कौम अपनी आज़ादी को अपने मफ़हूम में बयान करे, जब अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका अपनी सियासी साख्त को अपनी तारीख़, अपनी अक़दार और अपने ख्वाबों के मुताबिक तश्कील दें। तब ही लिबरल जमहूरियत की अजारादारी टूटेगी और दुनिया में वो जमहूरियत उभरेगी जो वाकई इंसानी बराबरी और वक़ार की बुनियाद पर कायम हो, ना कि ताकत के तवाज़ुन पर। फ़िलहाल लिबरल जमहूरियत ग्लोबल साउथ के लिए वही है जो कभी नौ आबादियाती निज़ाम था, आज़ादी के नकाब में ग़ुलामी। और जब तक ये नकाब उतारा नहीं जाता, जमहूरियत एक नारा तो रहेगी मगर हकीकत नहीं बन सकेगी। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।